आज की कहानी कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि एक ऐसी खौफनाक हकीकत है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या वाकई हमारे बीच कुछ ऐसा है जिसे हम देख नहीं सकते? चलिए जानते हैं आज की इस सच्ची घटना में। मेरा नाम रवि है। मैं इंडियन रेलवेज में एक लोको पायलट के साथ असिस्टेंट के तौर पर काम करता था। उस रात हम लखनऊ से वाराणसी की तरफ जा रहे थे। सर्दियों की घनी धुंध थी। सामने 10-15 मीटर से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इंजन की हेडलाइट धुंध को चीरने की कोशिश कर रही थी, पर सब कुछ जैसे सफेद चादर में गुम था। तभी ड्राइवर अंकल अचानक सन्न रह गए। रवि, आगे देखो। मैंने शीशे से बाहर झांका और जो देखा वो आज भी मेरी रूह कंपा देता है। पटरी के ठीक बीचों बीच एक औरत दौड़ रही थी। सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल, पैर जमीन को छू भी रहे थे या नहीं समझ नहीं आ रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो ट्रेन से तेज दौड़ रही थी। हमारी ट्रेन 70 की स्पीड पर थी, फिर भी वो औरत ठीक इंजन के सामने कुछ ही मीटर की दूरी पर लगातार दौड़ती जा रही थी। ड्राइवर अंकल ने हॉर्न पर हाथ जमा कर रख दिया। तेज सीटी रात की खामोशी चीर रही थी, लेकिन वो पीछे मुड़ी भी नहीं। ब्रेक लगाऊं? मैंने कांपती आवाज में पूछा। नहीं, पटरी साफ है, पर वो उनकी आवाज भर्रा गई। अचानक उसने अपना सिर 180 डिग्री पीछे घुमा दिया। उसका चेहरा, आंखें पूरी काली, बिना पलक झपकाए हमें घूर रही थीं। होंठ ऐसे खिंचे हुए जैसे कोई दर्द में हंस रहा हो। मैंने घबराकर आंखें बंद कर लीं। जब दोबारा देखा, वो गायब थी। ट्रेन अपनी रफ्तार से चलती रही। हम दोनों कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। लगा शायद धुंध का भ्रम होगा, थकान होगी, दिमाग का खेल होगा। लेकिन असली डर तो आगे था। अगले स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो वहां के स्टेशन मास्टर ने हमें देखकर अजीब नजर से पूछा, आज भी दिखी क्या? हमारे दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया, करीब 20 साल पहले उसी ट्रैक पर एक लड़की ने रात में ट्रेन के आगे दौड़कर अपनी जान दे दी थी। कहते हैं वो किसी से भाग रही थी या शायद किसी का इंतजार कर रही थी। कोई ठीक से नहीं जानता, लेकिन उसके बाद से हर साल सर्दियों की धुंध में ठीक 2:17 पर वही औरत ट्रेन के आगे दौड़ती दिखाई देती है, और जो भी ड्राइवर उसे देखकर ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, उसकी ट्रेन अक्सर पटरी से उतर जाती है। हमने उस रात ब्रेक नहीं लगाया, इसलिए शायद हम बच गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद मेरी फिर उसी रूट पर ड्यूटी लगी। इस बार मैंने खुद से कहा, कुछ नहीं होगा, सब दिमाग का वहम है। 2:16 और फिर 2:17। सीटी अपने आप बजने लगी। ड्राइवर अंकल ने तो हॉर्न छुआ भी नहीं था। इंजन के सामने की हेडलाइट अपने आप टिमटिमाने लगी। और फिर इस बार वो औरत पटरी पर नहीं दौड़ रही थी, वो इंजन के ऊपर बैठी थी। उसके बाल हवा में नहीं, उल्टी दिशा में लहरा रहे थे। वो धीरे धीरे झुककर शीशे के पास आई और उसके होंठ हिले, आज तुम नहीं बचोगे। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। ट्रेन जोर से हिली, लगा जैसे पटरी से उतर गई हो। लेकिन जब आंखें खोली, सब सामान्य था। ट्रेन पटरी पर थी। ड्राइवर अंकल बेहोश थे और शीशे पर उंगलियों के 5 काले निशान थे। उस दिन के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। आज भी जब रात के 2:17 होते हैं, मेरे फोन पर बिना नंबर के कॉल आता है। उधर से बस वही आवाज, ट्रेन की सीटी और किसी के दौड़ने की तेज तेज आहट। लोग कहते हैं ये बस एक कहानी है, पर अगर आप कभी सर्द रात में किसी सुनसान ट्रैक के पास खड़े हों और दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दे, तो एक बार पटरी के आगे जरूर देखना। हो सकता है कोई आपसे भी तेज दौड़ रहा हो। नौकरी छोड़ने के बाद मुझे लगा था कि शहर बदल लेने से और रेलवे की पटरियों से दूर चले जाने से वो खौफ मेरा पीछा छोड़ देगा। मैंने लखनऊ के एक शांत इलाके में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया और एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली। सोचा था कि अब कम से कम रातें सुकून से गुजरेंगी, लेकिन मैं गलत था। उस घटना के ठीक 1 साल बाद सर्दियों की वही कंपा देने वाली रात थी। मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौटा ही था। कमरे में सन्नाटा था, पर बाहर कोहरे की चादर वैसी ही घनी थी जैसी उस रात वाराणसी वाले ट्रैक पर थी। मैंने घड़ी देखी, 2:10। अचानक मेरे बंद कमरे के भीतर ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने बर्फीले पानी में हाथ डुबोकर मेरी गर्दन को छुआ हो। मेरा शरीर कांप उठा। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, कुहुक कुहुक। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह किसी परिंदे की आवाज नहीं थी, वो दूर से आती हुई किसी पुरानी स्टीम इंजन की सीटी थी। लेकिन शहर के इस कोने में तो दूर दूर तक कोई रेलवे लाइन नहीं थी। रात के 2:15
मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। कोई नंबर नहीं था, बस अननोन लिखा था। मैंने फोन नहीं उठाया, पर वो बजता रहा। अचानक कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी। मुझे लगा कि बल्ब फ्यूज हो जाएगा, पर तभी लाइट पूरी तरह लाल हो गई। रात के 2:16। दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां अजीब तरह से व्यवहार करने लगी। टिक टिक की आवाज अब किसी के दौड़ने की आहट में बदल चुकी थी। टप टप टप, तारांकन जैसे कोई गीले पैरों से मेरे कमरे के बाहर गलियारे में दौड़ रहा हो। रात के 2:17। ठीक उसी वक्त मेरे कमरे का दरवाजा जो अंदर से बंद था, जोर से खटखटाया गया। नहीं, वो खटखटाना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से अपना सिर दरवाजे पर दे मार रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजे के आई होल से बाहर झांका। बाहर अंधेरा था, पर कोहरा कमरे के अंदर तक रिस रहा था। और फिर मैंने उसे देखा। वही सफेद साड़ी, वही उलझे हुए लंबे बाल। वो फर्श पर नहीं खड़ी थी, वो दीवार पर उल्टी चिपकी हुई थी। उसका सिर फिर से 180 डिग्री घूमा और उसकी वो काली बिना पुतली वाली आंखें सीधे मेरी आंखों में झांकने लगी। उसने अपने काले पड़ चुके हाथ से दरवाजे के शीशे पर कुछ लिखा। अगली सुबह जब मैं होश में आया तो सूरज निकल चुका था। मुझे लगा कि शायद ये भी कोई बुरा सपना था, लेकिन जब मैं दरवाजे के पास गया तो मेरे प्राण सूख गए। दरवाजे के हैंडल के पास अंदर की तरफ जलने के निशान थे, जैसे किसी ने खौलते हुए लोहे से वहां उकेरा हो। पटरी अभी खत्म नहीं हुई है रवि। उस दिन के बाद से मैं जहां भी जाता हूं, मुझे हर रात 2:17 पर ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। कभी कभी जब मैं सड़क पार करता हूं तो मुझे महसूस होता है कि पीछे कोई बहुत तेज दौड़ रहा है। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने देखा तो शायद वो मुझे उसी पुराने ट्रैक पर वापस खींच ले जाएगी। आज भी जब कोहरा घना होता है, मैं अपनी खिड़कियां बंद कर लेता हूं, पर कभी कभी कोहरे के बीच से मुझे 2 काली आंखें झांकती हुई दिखाई देती हैं, जो बस इंतजार कर रही हैं उस दिन का जब मेरी जिंदगी की पटरी खत्म होगी। नौकरी छोड़ने के बाद भी मेरा मन शांत नहीं था। मुझे लगा कि जब तक मैं इस पहेली को सुलझा नहीं लेता, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। जब मैं दोबारा उस छोटे से स्टेशन सन्नाटा रोड पहुंचा तो पुराने स्टेशन मास्टर रिटायर हो चुके थे। उनकी जगह एक बूढ़ा कुली मिला, जो पिछले 40 सालों से वहीं काम कर रहा था। जब मैंने उसे 2:17 वाली औरत के बारे में बताया तो उसके हाथ से चाय का गिलास छूट गया। उसने चारों तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, साहब, वो कोई मामूली साया नहीं है, वो तो एक इंतजार है जो आग में बदल चुका है। अधूरा इंतजार और वो खौफनाक रात। कुली ने बताया कि उस औरत का नाम मीरा था। 1980 के दशक में वो इसी इलाके के एक रईस जमींदार की बेटी थी। मीरा को एक साधारण से लड़के से प्यार हो गया था, जो रेलवे में ही काम करता था। उन दोनों ने तय किया कि वे शहर छोड़कर भाग जाएंगे। तारीख थी 14 दिसंबर और वक्त था रात के 2:10। मीरा अपनी सफेद शादी की साड़ी पहनकर गहनों से लदी पटरी के पास बने उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी। लड़का लखनऊ से आने वाली मालगाड़ी के गार्ड वाले डिब्बे में छिपकर आने वाला था, जो ठीक 2:17 पर यहां से गुजरती थी। उसे धीमी होती ट्रेन में मीरा को हाथ देकर ऊपर खींचना था, लेकिन उस रात किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक धोखा। लड़के के आने से पहले ही मीरा के भाइयों को खबर लग गई। वे मशालें और तलवारें लेकर पटरी तक पहुंच गए। 2 भाग दौड़। मीरा अपनी जान बचाने के लिए पटरी पर दौड़ने लगी। कोहरा इतना घना था कि उसे समझ नहीं आया कि वो किस तरफ जा रही है। 3 हादसा। ठीक 2:17 पर ट्रेन आई। मीरा को लगा कि उसका प्रेमी हाथ बढ़ाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके भाइयों ने उस लड़के को पिछले स्टेशन पर ही ट्रेन से नीचे फेंक दिया था। 4 अंततः वो चिल्लाई, रोई और ट्रेन के आगे दौड़ती रही, ये सोचकर कि शायद ट्रेन रुक जाएगी। पर ट्रेन नहीं रुकी। उसकी सफेद साड़ी लाल हो गई और उसके शरीर के टुकड़े उसी पटरी पर बिखर गए। क्यों डराती है वो सबको? बूढ़े कुली ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, साहब, वो आज भी उसी ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि अगर वो ट्रेन रुक गई तो शायद उसका प्रेमी उसे मिल जाएगा। लेकिन जो भी ड्राइवर ब्रेक मारता है, वो उसके गुस्से का शिकार हो जाता है, क्योंकि मीरा को लगता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उसे उस रात नहीं बचाया था। उसने एक और डरावनी बात बताई। वो 180 डिग्री पर अपना सिर इसलिए घुमाती है क्योंकि मरते वक्त उसका आखिरी ध्यान पीछे से आ रहे अपने भाइयों पर था, जो उसे मारने दौड़ रहे थे। वो आज भी देख रही है कि कहीं उसके भाई उसे पकड़ने तो नहीं आ रहे। असली राज जो मेरी रूह कंपा गया। कहानी सुनकर मैं वापस लौटने लगा, तभी कुली ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फीले ठंडे थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, तुमने कहा ना कि तुम्हारे शीशे पर 5 उंगलियों के निशान थे? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, वो निशान मीरा के नहीं थे। मीरा के हाथ में तो उस रात सिर्फ 4 उंगलियां बची थीं।
एक उंगली पटरी के नीचे कट गई थी। अगर तुम्हारे शीशे पर 5 उंगलियों के निशान थे तो समझ लो उस रात इंजन पर मीरा के अलावा कोई और भी बैठा था। मैं सन्न रह गया। अगर वो मीरा नहीं थी तो वो कौन था जो मेरे फोन पर कॉल करता है, और वो कौन है जो मेरे कमरे के बाहर दौड़ता है? शायद वो मीरा का प्रेमी था, या शायद वो शैतान जिसने उस रात मीरा की तड़प को देखकर उस पटरी को हमेशा के लिए शापित कर दिया था। जैसे ही बूढ़े कुली ने 5 उंगलियों वाली बात कही, मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। अगर मीरा के हाथ में 4 ही उंगलियां थीं, तो वो 5 उंगलियों वाला हाथ किसका था जो मेरे इंजन के शीशे पर छपा था? और वो कौन है जो 2:17 पर मुझे फोन करता है? डर के मारे मेरा गला सूख रहा था। मैंने कांपते हुए कुली से पूछा, बाबा, अगर वो मीरा नहीं थी तो वो कौन है? कुली ने अपनी धुंधली आंखों से आसमान की तरफ देखा और बोला, बेटा, मीरा तो बस एक भटकती रूह है जो अपना इंतजार पूरा करना चाहती है। पर उस रात उसके पीछे उसके भाई नहीं, बल्कि गांव का वो तांत्रिक भी दौड़ रहा था जिसे जमींदार ने मीरा को पकड़ने के लिए भेजा था। असली शैतान का खुलासा। उस तांत्रिक ने मीरा को जिंदा पकड़ने के लिए एक काला घेरा बनाया था, पर मीरा ट्रेन के नीचे आ गई। तांत्रिक का मंत्र अधूरा रह गया और वह खुद भी उसी ट्रेन की चपेट में आ गया। कहते हैं कि उसकी आत्मा मीरा की रूह को कैद करने के लिए आज भी उसके पीछे दौड़ती है। 5 उंगलियों वाला हाथ उसी तांत्रिक का था। वो मीरा को नहीं, बल्कि उस ट्रेन के हर इंसान को अपना शिकार बनाना चाहता है जो मीरा को मुक्ति दिलाने की कोशिश करे। बचने का खौफनाक रास्ता। कुली ने मुझे एक पुराने पीतल का ताबीज दिया और कहा, अगर बचना है तो तुम्हें उस रात के सच का सामना करना होगा। तुम्हें उसी ट्रैक पर वापस जाना होगा, ठीक 2:17 पर। मैं डर रहा था, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। वो साया रोज मेरे करीब आ रहा था। उस रात का मंजर, मैं स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर दूर उसी सुनसान ट्रैक पर पहुंच गया। हाथ में घड़ी थी, रात के 2:15। कोहरा इतना घना हो गया कि मुझे अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। रात के 2:16 दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, पर पटरी पर कोई ट्रेन नहीं थी। वो सिर्फ एक रूहानी आवाज थी। रात के 2:17 अचानक मेरे पीछे से दौड़ने की आवाज आई। धप धप धप। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मीरा दौड़ रही थी। उसके पीछे एक काला साया तांत्रिक हाथ फैलाए उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मीरा की आंखें मुझ पर पड़ी, उनमें खौफ था। वह मुझसे मदद मांग रही थी। रवि का आखिरी कदम। कुली ने मुझे समझाया था कि जब तक मीरा को उसका इंतजार नहीं मिलता, वो तांत्रिक उसे तड़पाता रहेगा। मैंने जेब से वो पुरानी तस्वीर निकाली जो मुझे स्टेशन के रिकॉर्ड रूम में मिली थी। वो मीरा के प्रेमी की तस्वीर थी। कुली ने कहा था कि अगर ये तस्वीर उस तांत्रिक के साये और मीरा के बीच आ जाए तो तांत्रिक का घेरा टूट जाएगा। जैसे ही वो काला साया 5 उंगलियों वाला मेरे करीब पहुंचा, मैंने पूरी ताकत से चिल्लाकर वो तस्वीर पटरी पर फेंक दी और जोर से कहा, मीरा, वो यहाँ है, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। एक जोरदार बिजली कड़की। कोहरे के बीच से एक सफेद रोशनी निकली। मैंने देखा कि मीरा ने उस तस्वीर को छू लिया। अचानक वो काला साया तांत्रिक चीखने लगा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हजारों शीशे एक साथ टूट रहे हों। वह साया धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और जमीन के अंदर समा गया। मीरा एक पल के लिए रुकी। उसने मेरी तरफ देखा। इस बार उसका चेहरा डरावना नहीं था। उसके होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने अपना हाथ उठाया जिसमें सिर्फ 4 उंगलियां थीं और मुझे विदा किया। आज की हकीकत। अगले ही पल सब शांत था। कोहरा छट गया। न कोई सीटी थी, न कोई दौड़ने की आवाज। आज मैं रेलवे की नौकरी तो नहीं करता, पर अब मुझे रात के 2:17 पर कोई फोन नहीं आता। मेरे कमरे के बाहर अब कोई नहीं दौड़ता। लेकिन एक चीज आज भी अजीब है। हर साल 14 दिसंबर को जब मैं सोकर उठता हूं तो मेरे तकिए के पास एक सूखी हुई सफेद गुलाब की पंखुड़ी मिलती है। शायद मीरा मुझे याद दिलाती है कि उस रात मैंने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई थी, बल्कि एक भटकती रूह को आजाद किया था। पर याद रखना, अगर आप कभी उस ट्रैक से गुजरें और आपको 5 उंगलियों वाला कोई निशान दिखे, तो समझ लेना कि तांत्रिक अभी भी किसी और की तलाश में है। मीरा को मुक्ति दिलाने के बाद रवि को लगा था कि अब उसकी जिंदगी एक आम इंसान की तरह बीतेगी। उसने लखनऊ में एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली थी। वो पटरियों के शोर और उस डरावने अतीत से बहुत दूर आ चुका था। लेकिन नियति का अपना ही एक खेल होता है। कहानी में नया मोड़ तब आया जब रवि की जिंदगी में माया नाम की एक लड़की आई। नया मोड़, माया का रहस्य। माया रवि की दुकान पर रोज सामान लेने आती थी। वह शांत, सुंदर और थोड़ी रहस्यमयी थी। रवि को उससे लगाव होने लगा और जल्द ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। रवि खुश था कि उसे एक नया जीवन साथी मिल गया है।
लेकिन शादी के कुछ हफ्तों बाद ही रवि को कुछ अजीब चीजें महसूस होने लगी। 1. ठंडक। जिस कमरे में माया होती वहां का तापमान अचानक गिर जाता, जैसे कोई पुरानी ठंडी गुफा हो। 2. आधी रात का सन्नाटा। माया हर रात ठीक 2:10 पर बिस्तर से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती और बाहर अंधेरे में ताकती रहती। 3. हाथ का निशान। एक सुबह रवि ने देखा कि बाथरूम के धुंधले शीशे पर उंगलियों के निशान थे। उसने गिनना शुरू किया, 1, 2, 3, 4 और 5। रवि के माथे पर पसीना आ गया। वही 5 उंगलियों वाला निशान। एक खौफनाक रात का सच। एक रात रवि की आंख ठीक 2:17 पर खुली। माया बिस्तर पर नहीं थी। रवि दबे पांव हॉल में गया तो देखा कि माया जमीन पर बैठी कुछ बुदबुदा रही थी। उसके सामने वही पुरानी पीतल की ताबीज टूटी हुई पड़ी थी जो रवि को उस बूढ़े कुली ने दी थी। माया धीरे से पीछे मुड़ी। उसका चेहरा वही था, पर उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं। उसने एक भारी मर्दाना आवाज में कहा, तुमने मीरा को तो आजाद कर दिया रवि, पर मुझे तांत्रिक को उस अंधेरी कोख में भेज दिया जहां हजारों साल का सन्नाटा है। तुमने सोचा था कि एक तस्वीर से मेरा खेल खत्म हो जाएगा। रवि समझ गया कि वो तांत्रिक खत्म नहीं हुआ था। उसने माया के शरीर को अपना ठिकाना बना लिया था। तांत्रिक ने रवि को फंसाने के लिए माया का रूप इस्तेमाल किया था ताकि वो उस ताबीज के करीब पहुंच सके और उसे तोड़ सके। अंतिम युद्ध, रूह बनाम शैतान। अब रवि के पास कोई ताबीज नहीं था, न ही कोई कुली। लेकिन उसे याद आया कि मीरा ने जाते वक्त उसे एक सफेद गुलाब की पंखुड़ी दी थी। वो पंखुड़ी रवि ने अपनी डायरी में संभाल कर रखी थी। जैसे ही तांत्रिक माया के रूप में रवि की तरफ झपटा, रवि ने वो डायरी निकाली। वो पंखुड़ी अब सूखकर काली पड़ चुकी थी, पर जैसे ही रवि ने उसे छुआ, कमरे में वही पुरानी ट्रेन की सीटी गूंजी। अचानक कमरे की दीवारों से वही कोहरा निकलने लगा। कोहरे के बीच से 4 उंगलियों वाला एक हाथ निकला और उसने माया के गले को पकड़ लिया। मीरा की रूह वापस आई थी अपने रक्षक रवि को बचाने के लिए। कमरे में एक भयानक चीख गूंजी। तांत्रिक का साया माया के शरीर से बाहर खिंचा चला गया। मीरा की रूह उस तांत्रिक को घसीटते हुए दीवार के पार ले गई। जाते जाते माया के शरीर से एक आखिरी आवाज निकली, पटरी कभी खत्म नहीं होती रवि, चक्कर हमेशा चलता रहता है। आज की स्थिति, माया बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया, उसे कुछ भी याद नहीं था। रवि ने उसे कभी सच नहीं बताया। आज रवि और माया शहर से बहुत दूर एक पहाड़ी इलाके में रहते हैं जहां आसपास कोई रेलवे लाइन नहीं है। लेकिन रवि आज भी रात को सोते समय अपनी डायरी अपने सीने से लगाकर सोता है। उसे पता है कि मीरा ने उसे बचा लिया है, पर वो ये भी जानता है कि 5 उंगलियों वाला वो साया आज भी किसी न किसी पटरी पर किसी और ट्रेन का इंतजार कर रहा है। तांत्रिक का अंत इतनी आसानी से नहीं होने वाला था। वो एक ऐसा साया था जो हारना नहीं जानता था। रवि और माया को लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन शैतान हमेशा सबसे मासूम चेहरे के पीछे छिपकर वापस आता है। शादी के 2 साल बाद रवि और माया के घर एक किलकारी गूंजी। उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया। रवि की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी का वो काला अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया है। उन्होंने बच्चे का नाम रखा अंश। नया रूप, मासूमियत का नकाब। अंश जैसे जैसे बड़ा होने लगा, रवि को उसमें कुछ अजीब बातें नजर आने लगी। 1. रात का सन्नाटा। अंश कभी रात में रोता नहीं था। वो बस जागता रहता और अंधेरे कोने की तरफ देखकर मुस्कुराता रहता। 2. खिलौने। रवि ने गौर किया कि अंश को कारों या गुड़ियों से लगाव नहीं था। वो मिट्टी से छोटी छोटी पटरियां बनाता और उन पर पत्थर चलाता। 3. पहली आवाज। जब अंश ने पहली बार बोलना शुरू किया तो उसने माँ या पापा नहीं कहा। उसने एक ठंडी और भारी आवाज में कहा, 2:17। रवि का दिल बैठ गया। उसे वो पुरानी आवाज याद आ गई। खौफनाक सच का सामना। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, रवि की नींद अचानक टूटी। उसे घर के अंदर से ही किसी के दौड़ने की आहट सुनाई दी। धप धप धप। तारांकन उसने देखा कि माया बगल में सो रही थी, पर अंश का पालना खाली था। रवि घबराकर हॉल की तरफ भागा। वहां जो नजारा था उसने रवि के होश उड़ा दिए। 3 साल का छोटा सा अंश फर्श पर बैठा था। उसके चारों तरफ कोयले से एक बड़ा सा काला घेरा बना हुआ था। अंश के नन्हे हाथों में वही पुरानी डायरी थी जिसमें रवि ने मीरा की वो सफेद गुलाब की पंखुड़ी रखी थी। अंश ने डायरी के पन्ने फाड़ दिए थे और वो पंखुड़ी उसके हाथ में जलकर राख हो रही थी। जैसे ही रवि करीब पहुंचा, अंश ने अपना सिर धीरे धीरे घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, बिल्कुल उस तांत्रिक की तरह। उसने अपनी नन्ही हथेली दीवार पर मारी। जब उसने हाथ हटाया तो वहां 5 उंगलियों का काला निशान छप चुका था।
उसने मुस्कुराते हुए कहा, रवि, तुमने सोचा था कि मीरा मुझे रोक पाएगी? उसने मुझे सिर्फ कैद किया था, पर मैंने अपना ठिकाना बदल लिया। अब मैं तुम्हारे खून में हूं। अब तुम मुझे खुद से अलग कैसे करोगे? रवि का सबसे बड़ा इम्तिहान। रवि समझ गया कि तांत्रिक अब अंश के शरीर के अंदर था। वह न तो उसे मार सकता था और न ही उसे छोड़ सकता था। तांत्रिक ने रवि की सबसे कमजोर कड़ी पर हमला किया था। अचानक खिड़की के बाहर से एक तेज रोशनी आई। कोहरे के बीच से मीरा का साया फिर से दिखाई दिया। वो खिड़की के बाहर खड़ी रो रही थी। वो अंदर नहीं आ सकती थी क्योंकि तांत्रिक ने घर के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना लिया था। मीरा ने इशारे से रवि को कुछ समझाया। रवि ने देखा कि अंश की 5वीं उंगली, अंगूठा अभी भी पूरी तरह काली नहीं हुई थी। तांत्रिक अभी भी अंश की आत्मा पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाया था। रवि ने दौड़कर अंश को गले लगा लिया और जोर जोर से भगवान का नाम जपने लगा। उसने तांत्रिक से कहा, अगर तुम्हें शरीर चाहिए तो मेरा ले लो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। कमरे में तेज हवाएं चलने लगीं। तांत्रिक की चीख और बच्चे का रोना एक साथ गूंज उठा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे घर की लाइटें बुझ गईं। कहानी का आखिरी सन्नाटा। जब सुबह हुई, रवि ने देखा कि अंश शांति से सो रहा था। उसकी आंखें अब सामान्य थीं, लेकिन जब रवि ने अपना हाथ देखा तो उसके होश उड़ गए। रवि की हथेली पर अब 6 उंगलियां थीं, एक अतिरिक्त उंगली जो बिल्कुल काली और निर्जीव थी। तांत्रिक मरा नहीं था, उसने रवि के बलिदान को स्वीकार कर लिया था और अब वो रवि के शरीर के एक हिस्से में कैद हो गया था। तांत्रिक अब रवि के अंदर सो रहा था, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। आज रवि अपने परिवार के साथ रहता तो है, पर वो कभी सोता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि जिस दिन उसने आंखें मूंदी और रात के 2:17 बजे वो तांत्रिक फिर से जाग जाएगा। अब रवि हर रात हाथ में एक लोहे की जंजीर बांधकर सोता है, ताकि अगर वो रात में जागे तो खुद को नुकसान न पहुंचा सके। पटरी आज भी जारी है और सीटी अभी भी गूंजती है। रवि का संघर्ष अब केवल अपनी आत्मा को बचाने का नहीं था, बल्कि उस शैतान को दुनिया में फैलने से रोकने का था जो उसके शरीर के एक हिस्से में घर कर चुका था। रवि को समझ आ गया था कि वो तांत्रिक उसकी 6ठी उंगली के जरिए उसकी यादों और उसके शरीर पर कब्जा कर रहा है। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब रवि को पता चला कि तांत्रिक का अगला निशाना उसका बेटा नहीं, बल्कि भारतीय रेलवे का वो पूरा सिस्टम है जहां से ये सब शुरू हुआ था। नया मोड़, आधी रात की डरावनी यात्रा। रवि को सपने आने लगे। उन सपनों में वो खुद को उसी पुराने लोकोमोटिव इंजन में बैठा देखता, पर इस बार वो असिस्टेंट नहीं बल्कि मौत का ड्राइवर था। तांत्रिक चाहता था कि रवि वापस रेलवे ज्वाइन करे और 2:17 की उस भूतिया ट्रेन को चलाए जो हजारों मासूमों की जान ले सके। रवि ने खुद को रोकने के लिए अपनी वो 6ठी उंगली काटने की भी कोशिश की, पर जैसे ही वो चाकू उठाता उसका हाथ जम जाता। तांत्रिक उसे खुद को नुकसान नहीं पहुंचाने देता था। वाराणसी के अघोरी का बुलावा। हार मानकर रवि वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पहुंचा। वहां उसे एक रहस्यमयी अघोरी मिला जिसकी आंखें आग की तरह दहक रही थीं। अघोरी ने रवि का हाथ देखा और जोर से हंसा। बेटा, तू जिसे अपनी बीमारी समझ रहा है वो उस तांत्रिक की अमरता की चाबी है। वो तुझे एक ऐसी पटरी पर ले जाना चाहता है जहां से कोई वापस नहीं आता। अगर तूने उसे नहीं रोका तो वो 2:17 का शाप पूरे देश की पटरियों पर फैल जाएगा। अंतिम योजना, महासंग्राम। अघोरी ने रवि को एक आखिरी रास्ता बताया। तुझे उसी इंजन नंबर 217 को दोबारा चलाना होगा जिसे तूने छोड़ दिया था। तुझे उस तांत्रिक को उसी जगह ले जाना होगा जहां उसकी मौत हुई थी और वहां उसे अग्नि समाधि देनी होगी। रवि वापस रेलवे यार्ड पहुंचा। रात के 2 बजे बज रहे थे। उसने किसी तरह पुराने इंजन नंबर 217 को चालू किया। माया और अंश सुरक्षित थे, पर रवि को अपनी जान दांव पर लगानी थी। रात के 2:10 इंजन ने रफ्तार पकड़ी। रवि का शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगा था। उसकी 6ठी उंगली अब उसके पूरे हाथ को जकड़ रही थी। तांत्रिक उसके दिमाग में चिल्ला रहा था, तारांकन रुक जा रवि, अगर तूने ट्रेन नहीं रोकी तो तू भी भस्म हो जाएगा। रात के 2:15, वही पुराना ट्रैक, वही घना कोहरा। अचानक पटरी पर मीरा दिखाई दी। इस बार वो दौड़ नहीं रही थी, वो पटरी के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में वही सफेद गुलाब था। वो रवि का इंतजार कर रही थी। रात के 2:17 इंजन उसी जगह पहुंचा जहां 40 साल पहले हादसा हुआ था। रवि ने ब्रेक नहीं लगाए, बल्कि उसने इंजन की रफ्तार और बढ़ा दी। उसने अघोरी द्वारा दी गई एक विशेष भस्म को इंजन की भट्टी में फेंक दिया। अचानक एक भयानक धमाका हुआ। इंजन के अंदर से तांत्रिक की रूह बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगी। रवि ने अपनी उस काली उंगली को भट्टी के दरवाजे में फंसा दिया और जोर से चिल्लाया, मीरा, अब हमारा इंतजार खत्म हुआ।
बलिदान और शांति। पूरा यार्ड एक सफेद रोशनी से भर गया। अगली सुबह रेलवे कर्मचारियों को पटरी के किनारे इंजन नंबर 217 मिला। इंजन पूरी तरह से जल चुका था, पर ताज्जुब की बात यह थी कि उसके अंदर कोई लाश नहीं थी। वहां सिर्फ 2 चीजें मिली। एक, रवि की वर्दी की एक फटी हुई बाजू। 2, एक पुराना पीतल का ताबीज जो अब सोने की तरह चमक रहा था। उपसंहार। रवि कभी वापस नहीं लौटा। लोग कहते हैं कि वो उस धमाके में खत्म हो गया, लेकिन माया जानती है कि रवि कहीं न कहीं सुरक्षित है। आज भी वाराणसी के उस सुनसान ट्रैक पर रात के 2:17 बजे ट्रेन की सीटी तो सुनाई देती है, पर अब वो डरावनी नहीं होती। अब वो एक सुरीली आवाज है, और अगर कोई ध्यान से देखे तो कोहरे में एक औरत और एक आदमी एक साथ पटरी के किनारे चलते हुए दिखाई देते हैं। मीरा और रवि दोनों ने एक दूसरे को आजाद कर दिया, लेकिन यार्ड में खड़े एक नए इंजन के शीशे पर आज भी 5 उंगलियों का एक धुंधला निशान उभरता है। क्या तांत्रिक वाकई खत्म हो गया, या वो किसी नए लोको पायलट का इंतजार कर रहा है? कहानी का ये सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, जहां रोशनी और अंधेरे के बीच का युद्ध एक ऐसी जगह पहुंच गया है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। अंतिम अध्याय, शाप की मुक्ति। रवि के गायब होने के कई सालों बाद रेलवे ने उस पुराने ट्रैक को हमेशा के लिए बंद कर दिया। सरकार ने वहां एक नई लाइन बिछा दी और पुराने सन्नाटा रोड स्टेशन को खंडहर घोषित कर दिया गया। लोगों को लगा कि अब वो डरावनी सीटी और 2:17 का खौफ इतिहास बन चुका है। माया और अंश अब एक शांत शहर में रहते थे। अंश बड़ा हो चुका था और वो भी अपने पिता की तरह बहादुर था। एक दिन अंश को अपने पिता की पुरानी संदूक मिली। उसमें एक डायरी थी जिसके आखिरी पन्ने पर रवि ने अपने हाथ से कुछ लिखा था। अंश, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो जान लेना कि डर भागने से खत्म नहीं होता, उसका सामना करने से खत्म होता है। तांत्रिक मेरे शरीर में कैद तो है, पर वो मेरी आत्मा को नहीं छू पाया। मैंने उसे उस पुराने इंजन की आग में बांध दिया है। जब तक वो इंजन शांत है, दुनिया सुरक्षित है। वो आखिरी रात, अंश ने फैसला किया कि वो उस जगह जाएगा जहां उसके पिता आखिरी बार देखे गए थे। वो उसी पुराने खंडहर स्टेशन पर पहुंचा। रात के 2:10 हो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, पर तभी अचानक जमीन के नीचे से एक हल्की गूंज सुनाई दी। वो किसी इंजन के चालू होने की आवाज थी। अंश ने देखा कि मिट्टी के नीचे दबा हुआ वही पुराना इंजन नंबर 217 धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, पर वो लोहे का नहीं बल्कि सफेद धुएं और रोशनी से बना था। रात के 2:17 तभी कोहरे को चीरते हुए 2 साए सामने आए। एक मीरा थी और उसके साथ रवि था। रवि का चेहरा शांत था और उसके हाथ की वो छठी उंगली अब गायब हो चुकी थी। तांत्रिक का काला साया अब उस इंजन की जलती हुई भट्टी में हमेशा के लिए कैद हो चुका था, जिसे रवि और मीरा मिलकर पहरा दे रहे थे। रवि ने अपने बेटे अंश की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया। उसने हवा में उंगलियों से 0 बनाया, जिसका मतलब था कि अब कोई अतिरिक्त उंगली नहीं बची, कोई शैतान नहीं बचा। अचानक एक तेज रोशनी हुई और वो भूतिया इंजन रवि और मीरा के साथ आसमान की ओर एक टूटते तारे की तरह विलीन हो गया। उपसंहार। आज उस स्टेशन पर एक छोटा सा मंदिर बना है। वहां से गुजरने वाली हर ट्रेन का ड्राइवर सम्मान में एक बार हॉर्न जरूर बजाता है। अब वहां कोई औरत नहीं दौड़ती, कोई तांत्रिक किसी का पीछा नहीं करता। 2:17 का वक्त अब डर का नहीं, बल्कि बलिदान और शांति का प्रतीक बन गया है। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, एक निस्वार्थ बलिदान की रोशनी उसे हमेशा के लिए मिटा सकती है।